आवाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। लगातार एक बार फिर दूसरे दिन देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख को पार कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के इन बढ़ते हुए मामलों के कारण देश भर में कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद भी तकरीबन 3,800 के करीब है। देश में एक बार फिर से संक्रमण जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे श्मशान हो या फिर कब्रिस्तान हो, सभी जगह लाशों का अंबार लग चुका है। श्मशान घाटों में जहां एक चिता शांत होती है तो वहीं दूसरी चिता धधक उठती है, तो वहीं कब्रिस्तानों में अब चिताओं को दफनाने का, लाशों को दफनाने का जो जगह है वो कम पड़ चुका है। आखिर देश में संक्रमण के मामलों में जो स्थिति है उसमें सुधार कब मिलेगी? कब जो व्यक्ति है वो कोरोना संक्रमित जो हो रखे हैं वो इस देश में खुले घूम पाएंगे, इस देश में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने साथ तमाम मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ 2 खास मेहमान यानी कि 2 डॉक्टर्स जुड़ेंगे जो कि कोरोना संक्रमण से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देकर तरीके से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आखिर कब तक ये स्थिति यूं ही चलती रहेगी। मेरे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, एक बार फिर लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज्यादा मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके आकलन के अनुसार ये स्थिति कब तक आपको सुधरती हुई नजर आ रही है? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी हो रहा है और कोरोना अभी बढ़ता रहेगा, क्योंकि काफी इपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। काफी लोग जो साइंटिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि दोबारा भी आ सकता है, तो इसलिए कोरोना का रोकथाम करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात है इसमें बहुत खास चीज की हम जितना भी हो डिस्टेंसिंग और मास्क को फॉलो करें तथा भीड़ भरे शहरों में या जगहों पे न जाएं। लेकिन इसके अलावा वो टीकाकरण बहुत जरूरी है। टीकाकरण इसका मेन सोल्यूशन है, क्योंकि बाकी कोई थेरेपेटिक ड्रग्स अभी अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर आई लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अब रही बात कि कैसे प्रोटेक्ट करें लोगों को, कैसे बचाया जाए, और ऑक्सीजन और दवाइयाँ उससे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो जा रहा है और ठीक हो जा रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों के हाथ में है और हम लोग स्थिति संभाल लेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति इस देश में ये बनी हुई है कि इस देश में जो मृत्यु दर है इस बार संक्रमण से वो काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या वजह है कि इस बार के संक्रमण से जो लोगों की मौत है वो पिछले संक्रमण से ज्यादा होती हुई नजर आ रही है? ये म्यूटेशन हुआ है इसमें वायरस का, और वायरस म्यूटेशन के कारण जो है थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। और बच्चों में भी और महिलाओं में भी इसका असर आने लगा है। संक्रमण रेट इसका काफी ज्यादा हो गया है, हाई स्प्रेड हो गया है, तथा थोड़ा सा किलिंग इफेक्ट भी इसका बढ़ रहा है। और बेसिकली ये सार्स की तरह है। सार्स का मतलब होता है सीरियस एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें लंग्स के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है और लंग्स को डैमेज कर रहा है। डैमेज करने के साथ ही ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, 10 गुना से 20 गुना। वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में अगर अवेलेबल हो जाता है तो लोग बच जा रहे हैं, तो नहीं अब हॉस्पिटल में भर्ती हो पा रहे हैं, उनके साथ ये परेशानी हो जाती है और इसीलिए डेथ। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर आनंद शुक्ला संक्रमण के मामले देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस नए वेरिएंट की भी आप बात कर रहे हैं, एक और नया वेरिएंट एपी जो है वो पाया गया है दक्षिण भारत में। उस वेरिएंट के क्या लक्षण हैं और क्या वो वेरिएंट उत्तर भारत के जो वेरिएंट है उससे कितना अलग है? देखिए, जो दक्षिण भारत में है केरल वगैरह में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, डेथ इसमें कम है। डेथ कम होने के कई चांसेस है। एक तो ब्लैक स्किन होने के कारण वहाँ पे इम्यूनिटी ज्यादा होती है, सनलाइट उन लोग पर ज्यादा है, विटामिन डी और कैल्शियम काफी ज्यादा है, इसलिए फाइटिंग कैपेसिटी उन लोगों की ज्यादा है। दूसरी बात, नॉन वेज ज्यादा है,
डाइट लेते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें ज्यादा है इसलिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, अगर वो साउथ वाला वेरिएंट नॉर्थ में आए तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बॉडी डिफरेंट है, ब्लैक से और व्हाइट में बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। ये जीनोम्स की डिफरेंसेज है जी। लेकिन जिस तरीके से लगातार डॉक्टर आनंद मामले बढ़ रहे हैं संक्रमण के, और ये बढ़ते हुए संक्रमण के मामले लगातार देश भर में चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से अगर हम मई महीने की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 दिन हो चुके हैं, क्या मई का पूरा ये महीना कोरोना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, या आने वाले 1-2 हफ्ते केवल पीक हो सकते हैं, या फिर पूरा महीना ही पीक हो सकता है? देखिए, ये पूरा महीना ही पीक होगा। और ये मई महीना 20th, जब जो हम लोग के यहाँ साइकिल स्टूडेंट्स की चलती थी, 20 मई तक छुट्टियां रहती थी, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से जुड़ी हुई थी। इसीलिए 20 मई से 15 मई से छुट्टियां होती थी स्कूल की, और जून तक। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एपिडेमिक्स और ये पैंडेमिक्स दोनों जो है कम से कम जून में भी रहेगा। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन से सरकार अगर तय करना चाह रही है 21 दिन का लॉकडाउन और उसे चेन ब्रेक करने के लिए, तो हमें तो नहीं लग रहा है कुछ अंदाजा कि इससे हम लोग सफल हो पाएंगे। इकोनॉमिक टूट जाएगी और ज्यादा, तथा गरीब लोग ऐसे ही मरते जा रहे हैं। ब्राजील सिस्टम में बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि ब्राजील की तरह उंगला छोड़ दीजिए, सारे लोग इम्यून हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास वैक्सीनेशन भी तब तक कंप्लीट हो जाएगी। जिसको मरना है वो ज्यादा नहीं मर पाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी का एक्सपोजर हर्ड इम्यूनिटी कर लाता है जो पैदा हो जाएगी। तो अब चूंकि सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उनको हम सलाह दे सकते हैं, कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो बस यही बात है। तो उनका अपना भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये 4 सीटी रुकवाया। फालतू में एमआरआई लोग कराना स्टार्ट कर दिए थे, एक एक एमआरआई सेंटर पे 400-400 से 500-500 पर डे का। तो गुलेरिया जी ने हम लोग सलाह मानी और उन्होंने बंद करने की आदेश दे दिया। तो अब ये क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं है, डूबते को सहारा ढूंढ रहे हैं, कभी रेमडेसिविर, कभी एमआरआई, कभी ऑक्सीजन, ये 3 की होड़ लगी है। इससे कुछ होना नहीं। मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए और भीड़ भरे जगहों में न जाए। जी और लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों में आनंद शुक्ला, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत देश भर में हो रही है, ऑक्सीजन आखिर कितना महत्वपूर्ण है उन तमाम पेशेंट्स के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा कि ये सवाल आमतौर पर सभी संक्रमित व्यक्तियों का होता है कि यदि उनको घर में होम आइसोलेशन के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर में 90 के आसपास रहता है या फिर 90 से नीचे, तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर है, ये घरों में रखना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है लंग्स में और उसकी कितना कंसंट्रेशन है ये पता चलेगा। दूसरा चीज, इससे पल्स रेट पता चलेगी, कहीं हार्ट में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। और इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट और रखना चाहिए, इसको कहते हैं एम्बू बैग। एम्बू एम्बुलेंस से बना हुआ है, एम्बू बैग। इसमें ये नाक में मुंह लगा के और बहुत तेजी से ऐसे दबाते हैं हम लोग, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन आता है। वो ऑक्सीजन 21% होता है जो नॉर्मल एयर से मिला हुआ होता है। तो अब इसमें कोई मेडिकल ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं जरूरत होती। 1 मिनट में कम से कम 10 बार आप करते रहिएगा तो 500 ml ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है, खूब कंसंट्रेटेड रूप में। इसका मतलब है कि ये सफिशियंट है, लेकिन इसमें हाथ में दर्द होने का दर्द रहता है। तो एक दूसरे को रूटीन में हैंड ओवर करते हुए जाए और ड्यूटी फॉलो करे। 2 दिन 3 दिन तक मैंने कई पेशेंट को जिंदा रखा और आज जिंदा है केवल इसी से। इसको एम्बू बैग करते हैं। आनंद शुक्ला, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जो ये आपके पास है? एम्बू बैग, एम्बू बैग। क्या आप इसका एक तरीके से इस्तेमाल थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से ये
बेहद ही महत्वपूर्ण है जी। अगर आप घर में आइसोलेशन में है तो, और कैसे इसका इस्तेमाल करना है? देखिए, ये बहुत जीवन प्रदायनी चीज है। जरा इसको आनंद शुक्ला बेसिक लाइफ सपोर्ट, जी। बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। ये नाक पे यूं लगाना होता है, यूं लगा दीजिए। और ये डिटैचेबल है, ये सिलिकॉन का बना होता है और डबल साइडेड होता है। इससे हम हवा प्रेस करते हैं, जी। इसमें आप लगा दीजिए। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर इसमें 5 से 7 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं। ये नॉर्मल प्रेशर पे होता है। और ये क्योंकि और प्रेशर भी होता है इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए बंदा सांस नहीं ले पा रहा है तो इसके पूरा नीचे तक फेफड़े के पूरे हर एल्वियोलाई में एयर जाती है और ट्रांसमिशन होता ठीक है। है, मेरे साथ बहुत ही डॉक्टर इफेक्टिव चीज है। ठीक है आनंद शुक्ला जी, मेरे साथ डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। इरफान, मेरा पहला और बड़ा सवाल आपसे यही है, जहां एक तरफ संक्रमण की दूसरे लहर से देश इतनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वहीं एक तरफ आशंकाएं और कयास संक्रमण की तीसरी लहर को भी लेकर लगाई जा रही हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही है, आखिर कब तक ये जो तीसरी लहर है वो भारत को हिट करेगा? और जिस तरीके से अभी परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों में तो तीसरी लहर अगर भारत को हिट करती है तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है देश के लिए। जी, जो बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो थर्ड वेव है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, जो थर्ड वेव है। लेकिन अगर हम टाइम पे वैक्सीनेशन करें, अगर हमारे जो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा हमारे लोग वैक्सीनेट हो गए उस वहाँ तक, तो हमारा जो सीवियरिटी ऑफ थर्ड वेव की वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को प्रमोट करें और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हर जगह हो, ताकि हम इस जो कहर चल रहा है इससे बचें। लेकिन यही तो सबसे बड़ी चुनौती ही है डॉक्टर साहब इस देश में अभी, कि वैक्सीन उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि तीसरी लहर आने तक 60% आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है आपकी तरफ से, बतौर डॉक्टर? क्या सरकार को सुझाव है? इसके लिए मैं आपको दो चीजें बोल सकता हूँ। एक तो हमारी जो यूथ है उन पर ये जिम्मेवारी है। हमने देखा है जहाँ भी कोविड फैला है, यूथ है बीन द सुपर स्प्रेडर। जो हमारी यूथ है वो एक जगह नहीं बैठती है, वही उनका जो उसी से जो हमारा ट्रांसमिशन होता है। सो वो चेन हमें एक बार तो ब्रेक तो करनी पड़ेगी। और 45 से अलावा जो भी हमें है, 45 के एज के आफ्टर 45 एज जो है, उनको सबको हमें वैक्सीनेट जरूरी करना है। तो कैसे करना है? वैक्सीनेशन जब पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तब डॉक्टर ने भी इसको प्रमोट नहीं किया था, लोगों को भी सिर्फ साइड इफेक्ट्स देख रहे थे। आजकल वैक्सीन जब अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, अगर हम सोशल डिस्टेंस वहाँ मेंटेन करेंगे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा है वो बहुत डोमिनेटिंग है, यहाँ पर जो हेल्थ केयर हमारा है सिर्फ गवर्नमेंट ही है, तो उसके लिए हमें जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ठीक है। मुझे पता नहीं कि इस वक्त कश्मीर के अलावा क्या स्थिति है, लेकिन मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो रेफरल हेल्थ सेंटर्स है, सब सेंटर्स है, वहाँ पर ऑलमोस्ट वैक्सीन पहुँच गए हैं। अब इस वक्त लोगों की ज्यादा भीड़ लग रही है। जब वैक्सीन पहले आया था तो लोगों ने वैक्सीन नहीं किया था, बहुत से वैक्सीन भी जाया भी हो गए थे तब। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन करें, लेकिन अगर थर्ड वेव बहुत ही जल्दी से आ रही है तो उसके लिए तब तक हमें एक स्मार्ट लॉकडाउन की ही जरूरत है। तो हम तो और कोई मुझे उपाय नहीं लग रहा है इसके लिए। ठीक है डॉक्टर आनंद शुक्ला, आप कितना सहमत है कि लॉकडाउन जो है वो एक विकल्प हो सकता है इस चेन को तोड़ने के लिए? देखिए, लॉकडाउन से केवल वर्किंग डायनेमिक होता है, मैंने वर्किंग स्टॉप हो गया, उससे मानसिक रूप से द्वंद्वात्मक स्थिति से निकल आता है। अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि साल भर बैठा खिला सके पूरी जनता को, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन कंट्री की हालत ऐसी नहीं है। हमारे पास 70 से 80% लोग हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं। इसलिए लॉकडाउन के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि केवल कोरोना ही नहीं है, कोरोना के साथ और भी बीमारियां हैं जिसके कारण लोग मर रहे हैं। वो चीज बात हम लोग समझा नहीं पाते, क्योंकि सरकार इसमें
समझ भी नहीं पाती। 1 महीने की लॉकडाउन आप लगा देते हैं, भयावह स्थिति हो जाएगी इकोनॉमिक्स की, और आप ऐसे लोग या तो आत्महत्याएं करने लगेंगे या फिर लोगों मारने लगेंगे। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। आप काम करिए, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, रिपीटेड वॉशिंग करिए, ये बेस्ट मेथड है। क्योंकि आज आज वीक का नहीं है, ये हम लोग 2030 तक की गारंटी दे रहे हैं कि 2030 तक कोरोना रहेगा। इसके पहले स्मॉल पॉक्स था, वो 300 साल पुराना था, सन 1970 में जाके कंट्रोल हुआ। रेबीज कम से कम हजारों साल पुराना था, अब जाके कंट्रोल हुआ। पोलियो कम से कम वो भी फिर 2000 पुराना था, वो अब कंट्रोल हुआ। तो कहने का मतलब है कोरोना भी ऐसे ही होगा। आप तो पहली बार वायरस का इफेक्ट महसूस हुआ है, और चूंकि अब ये जानवरों में फिर से जाने लगा है, तो घर में पेट से चूहे है, मक्खी है, मच्छर है, उनको भी जा सकता है, और फिर ये रिसाइकिल बना जाएगा। इसलिए सरकार की ये पॉलिसी फेल हो जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप काम करने दीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही एक ऐसा फार्मूला है जो बन के निकलेगा। ठीक है। डॉक्टर इरफान, जिस तरीके से देश भर में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि इस बार के वेरिएंट में जो संक्रमित व्यक्ति हो रहे हैं, उनको हार्ट की भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किस तरीके से लंग्स के अलावा क्या इस बार का जो वायरस का वेरिएंट है ये दिल पर भी असर करता है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप डॉक्टर्स के पास जो मामले आए हैं उनसे निकलकर सामने आई है? देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो मरीज कोरोना की वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे थे पहले दिनों जब ये कोरोना वायरस आया था, तो ज्यादातर लोग वो थे जिनकी मॉर्बिडिटी थी, जिनके पास डायबिटीज था, जिनका हाइपरटेंशन था, जिनके हार्ट की बड़ी डिजीज थी, या कोई कार्डियोमायोपैथी थी। तो डेफिनेटली ये कोरोना वायरस का असर हार्ट पे तो पड़ता है। एक तो डायरेक्टली पड़ता है, अगर डायरेक्टली पड़ेगा तो कोरोना वायरस जो है, जो वायरस जो भी किस्म का हो, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हार्ट पे, और हार्ट को एकदम से एक सूजन चढ़ती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। या जो पेशेंट को अंदर से कोई भी डिजीज हो, लाइक पेशेंट को कॉर्निया की डिजीज हो, पेशेंट को एक स्टेबल डिजीज हो, तो जब स्टेबल डिजीज पेशेंट को है, वो एक ऑप्टिमल लेवल पे दवाई खा रहा है, उसका दवाई की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन है। लेकिन जब क्या कोरोना वायरस होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है बॉडी में, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से हार्ट की जो स्टेबल डिजीज है वो अनस्टेबल बनती है, और बहुत से पेशेंट हार्ट अटैक करके लेके आ गए, बहुत से पेशेंट ऐसे जो पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर करके आ गए, बहुतों की सडन डेथ भी हो गई, बहुतों को लंग्स की जो वेसल्स है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो भी हो गया। हमने वो पेशेंट भी देखे। तो हमें चाहिए कि जो जितना भी पेशेंट जो हार्ट के डिजीज के पेशेंट जो है, हम एटलीस्ट उनको हम एक्सेस प्रिकॉशन ले सकते हैं। उनकी जो हाइपरटेंशन है वो डायबिटीज की दवाई खाते हैं या हार्ट फेलियर की दवाई खाते हैं, तो उनको वो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उनको कोरोना वायरस हुआ है तो उनको नहीं चाहिए कि हम वो दवाई नहीं खाएंगे, उनको वो दवाई एट ऑप्टिमल लेवल खाना जरूर चाहिए। यही मेरी मैसेज है। और अगर आपको डायरेक्ट वायरस इफेक्ट करता है हार्ट पे, कोरोना वायरस जो है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। वो हमने केसेस देखे, लेकिन वो बहुत कम है उनसे जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफें होती है कोरोना वायरस की वजह से। कहते हैं आनंद शुक्ला, लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क का भी उपयोग एक तरीके से वैक्सीन के बराबर ही बताया जा रहा है। डबल मास्क को पहनने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अफवाहों के तौर पर शायद उड़ रहा है वो ये है कि हवा में भी कोरोना वायरस है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये केवल अफवाह मात्र है या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एयर ट्रांसमिशन इसका चालू हो गया है, और बहुत पहले कनाडा में पहले ही लॉकडाउन में पाया गया था, लेकिन पुष्टि नहीं हुई थी कि कई जगह से एविडेंस नहीं मिला। और जो है लोगों को एविडेंस मिल गया है कि एयर ट्रांसमिशन है। तो एयर ट्रांसमिशन में डिस्टेंसिंग का कोई वो भी नहीं है, लेकिन कुल मिला के अभी तक जो प्रोटोकॉल है WHO का, डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन तथा रिपीटेड वॉशिंग, यही बेस्ट है। और दूसरी बात,
मास्क, डबल मास्क का जो आपने कहा, डबल मास्क भी बहुत जरूरी है, लेकिन कब, जब बहुत ज्यादा भीड़ में जाए तब। तो इस तरीके से N95 भी अगर लगाते हैं मास्क, तो उससे काफी कुछ कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन एक चीज और भी है, इसकी साइज के बारे में अभी थोड़ी सी हम लोग बार बार देख रहे हैं, कहीं ये नैनो लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि नैनो लेवल बड़ा खतरनाक होता है। आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो लेवल जो है अपने आप ही अट्रैक्ट करके और चिपक जाता है, मेटल में भी चिपकता है, और ये भी इसके लिए कहा गया कि मेटल में भी चिपक रहता है या मटेरियल में। तो अगर ये ठीक है, नैनो लेवल पे आ गया तो ये बाद में भी इन्फेक्शन काफी एक ज्यादा आखिरी होते हैं। सवाल मैं डॉक्टर इरफान आपसे पूछ लूं। डॉक्टर इरफान, जम्मू कश्मीर में संक्रमण की क्या स्थिति है इस वक्त? बतौर डॉक्टर आप कैसे इसे देख रहे हैं, और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप लोगों का प्लान है? देखिए जी, अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी जो कैपिटल है श्रीनगर, वो एंड जम्मू जो हमारी विंटर कैपिटल है, दोनों ज्यादा इफेक्टेड है। हमारे जो एपिसेंटर यहाँ पर है दोनों जगह है, जम्मू में और श्रीनगर में। तो श्रीनगर जो चल रहा है इस वक्त, श्रीनगर दिल्ली की पीक से 3 हफ्ते पीछे चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एंडिंग में पीक हो जाएगी। आज के दिन में, कल के दिन में सबसे ज्यादा केसेस हो गए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के दिन भी हमें देखा जाएगा कि ज्यादा ही केसेस पॉजिटिव आ सकते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है कि वो इसको ना, इस चेन को ब्रेक करे, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। इससे पहले जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे थे, डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, हेल्थ केयर स्टाफ है, लेकिन अब वो इस वक्त एनकरेज कर रहे हैं लोगों को भी कि वैक्सीनेशन कीजिए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी सबको। तो श्रीनगर में लगता है कि एंडिंग में यहाँ पर पीक आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला आपका। और डॉक्टर आनंद शुक्ला के साथ साथ सीधे तौर पर डॉक्टर इरफान अहमद आपका, कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी और तमाम जो बारीकियां हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी वो दर्शकों तक पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आप खुद को सुरक्षित रखें, बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग समय समय पर बाहर जाने में अगर जरूरी के वक्त जा रहे हैं तो जरूर करें, और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर जरूर करें। बहरहाल आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।